मैं बावर्ची खाने से काम करके निकली तो मेरे लिए खड़ा होना महाल हो रहा था। मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने भतीजे की फरमाइश पर उसके लिए बिरयानी पकाई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भी पल जमीन पर चकरा कर गिर पड़ूंगी। 2-3 दिन से मेरा हाल ऐसा ही था। उठते बैठते चलते फिरते मुझे सारा घर घूमता हुआ दिखाई देता था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी तबीयत पर काबू पाकर घर के काम कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भतीजा अमार मेरी तबीयत की वजह से परेशान हो। वो पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठा चुका था और अब मैं ही उसका वाहिद सहारा थी। मेरी शादी को 5 महीने हुए थे और शादी के हफ्ते बाद ही मेरे शोहर किसी कारोबारी सिलसिले में परदेश चले गए थे। मैं और मेरा यतीम भतीजा एक साथ रहते थे। मेरी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और अब तो मुझे बाकायदा कै आना शुरू हो गई थी। चाय की खुशबू से लेकर खाने की खुशबू तक हर चीज से मेरा दिल उचाट हो चुका था। मैं बावर्ची खाने में जाती और उल्टे कदमों वापस बाहर निकल आती। मैं जैसे तैसे अमार के लिए खाना पका रही थी, लेकिन खुद मैंने खाना खाना तक छोड़ दिया था। अमार मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता। जब तक रात को मुझे खुद अपने हाथ से दूध का गिलास न पिला देता, उसे चैन न आता। कॉलेज से वापस आने के बाद भी वो सारा वक्त मेरे साथ रहता और रात सोने से पहले भी वो मेरी गोद में सर रख कर लेट जाता था। मुझसे घंटों बातें करता और मेरी चूड़ियों से खेलता। अब तो मेरे लिए अमार से बातें करना और उसका लाया हुआ दूध पीना भी बहुत मुश्किल हो चुका था, लेकिन मैं उसका दिल रखने की खातिर बड़ी मुश्किल से उसके सामने दूध का गिलास पी लिया करती। अमार मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और कहता कि मेरे माँ बाप के चले जाने के बाद पुप्पो आप ही ने तो मुझे संभाला है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। अपने 17 साल के भतीजे की बेपनाह मोहब्बत देकर मेरा दिल खुशी से झूम उठता था। अमार अक्सर मेरा हाथ पकड़कर चूमता और मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखता। मेरे शोहर ने आज तक मेरे हुस्न के कसीदे इस तरह नहीं पढ़े थे जैसे अमार पढ़ा करता था। उसे मेरी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बाल बहुत ही पसंद थे और वो खुले दिल से मेरी तारीफ किया करता था। अमार और मैं एक साथ सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान थी। मुझे डर था कि अगर मैं अमार को इस बारे में बताऊंगी तो वो फौरन ही कॉलेज की छुट्टी कर लेगा, इसीलिए मैं उसे बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके इम्तिहानात करीब थे। मैंने बहुत मुश्किल से सुबह अमार को नाश्ता बनाकर दिया, लेकिन उसके जाने के बाद जैसे ही सफाई का काम शुरू किया मुझे बहुत जोर का चक्कर आया और मैं जमीन पर ही चकरा कर गिर पड़ी। मुझ पर नींद भी होशी तारी हो गई थी और बहुत देर बाद मुझे होश आया था। मैं बहुत ही हिम्मत करके खड़ी हुई और जाकर फ्रिज में से जूस का डब्बा निकाल कर पिया। तबीयत कुछ बेहतर महसूस हुई। मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अमार के कॉलेज से आने में बहुत वक्त था। वो दोपहर को 3 बजे लौट कर घर आता था और अभी सुबह के 10 बज रहे थे, इसलिए मैंने फौरन अपनी चादर पहनी और करीबी अस्पताल के लिए निकल पड़ी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और फिर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भेज दिया। थोड़ी ही देर बाद मेरी रिपोर्ट आ गई, जिसे दिखाने में डॉक्टर के पास ले गई तो जो कुछ डॉक्टर ने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं तो ये सोचकर अस्पताल आई थी कि शायद मुझे कमजोरी हो गई है और डॉक्टर मुझे ताकत की दवाई देगी, लेकिन यहाँ आकर जो खबर मुझे सुनने को मिली थी उसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के मुताबिक मैं 2 महीने से हामला थी और इसी वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा गिरी गिरी रहने लगी थी, क्योंकि मेरे जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे कुछ खून के टेस्ट लिख कर दिए और 15 दिन बाद दोबारा आने के लिए कहा। मैं जैसे कैसे डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली और अस्पताल के लॉन में ही बेंच पर बैठ गई थी। मेरे शोहर को परदेश गए 5 महीने होने वाले थे, तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं अपने शोहर की गैर मौजूदगी में 2 महीने पहले हामला हो गई। मैंने कई बार अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ी और अपना नाम चेक किया, लेकिन ये रिपोर्ट मेरी ही थी और रिपोर्ट बदलने का भी कोई इम्कान मौजूद न था, क्योंकि मैं सबसे पहली मरीजा थी। मैंने बेंच के सरहाने से टेक लगाई और आंखें मूंद ली। मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा था। मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स मौजूद ना था जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब होता। मेरे शोहर तैमूर को गए हुए 5 महीने हो चुके थे और इन 5 महीनों में हमने एक दूसरे से फोन पर ही राब्ता रखा था। मेरे दामन पर ये दाग कैसे लग गया था, मैं पूरी तरह इस बात से अनजान थी। बहुत मुश्किल से मैंने अस्पताल से घर तक का सफर तय किया था। पहले तबीयत की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे और अब अपनी रिपोर्ट की वजह से मेरे लिए अपने पैरों पर खड़े होना ही मुश्किल हो गया था। डॉक्टर ने जो बात मुझे खुशखबरी कहकर सुनाई वो मेरे लिए मौत की खबर साबित हुई थी। अस्पताल से घर आने के बाद मैं अपने कमरे में बंद हो गई और बहुत देर तक रोती रही। मैं एक ऐसी अंधेरी जगह पर खड़ी थी जहां रोशनी की कोई किरण न थी। मैं एक ऐसे बच्चे की मां बनने वाली थी जिसके बाप का मुझे भी इल्म न था। रोते रोते वक्त कैसे गुजरा मुझे पता ही न चला और जब मुझे होश आया तो मेरे कमरे का दरवाजा बुरी तरह बज रहा था। 3 बज चुके थे और अमार कॉलेज से घर वापस आ गया था। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने कमरे का दरवाजा खोला। अमार ने मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिया और कहने लगा, पुप्पो मैं तो घबरा ही गया था, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आपने खुद को कमरे में क्यों बंद कर रखा है। वो मेरे सीने से लगा बेताबी से मुझसे सवाल पूछ रहा था, लेकिन मैंने अचानक से उसे दूर कर दिया था। मेरी नजर उसके चेहरे का दबाव कर रही थी। न जाने क्यों आज मुझे अमार पर प्यार नहीं आया था, बल्कि एक खौफ सा महसूस हुआ था। पहली दफा मुझे एहसास हो रहा था कि मेरा भतीजा जवान हो गया है। वो 17 साल का था, लेकिन कद काट में मुझसे ज्यादा लंबा चौड़ा था। एक वही तो था जो मेरे बहुत करीब था, जो मेरे साथ मेरे घर में रहता था और हर वक्त मुझसे मोहब्बत का इजहार किया करता था। अमार मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहा था और मैं अपने ही ख्यालों में गुम उसे तक रही थी। मेरी जिंदगी में मेरे भतीजे के सिवा और ऐसा कोई न था जिसकी वजह से मुझे ये खबर सुनने को मिलती, लेकिन अमार मेरा सगा भतीजा था, मेरे बड़े भाई का बेटा। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता था।
अमार के 100 सवालों के जवाब में मैंने बस इतना ही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। अमार को तसल्ली तो न हुई थी, लेकिन वो मेरे हाथों को चूमता हुआ अपने कमरे में चला गया था। आज पहली दफा मुझे उसका बोसा बहुत ही बुरा महसूस हुआ था। बहुत मुश्किल से मैंने अमार के लिए खाना लगाया और खुद वापस कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई। मैं अमार की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। खाना खाकर अमार मेरे ही कमरे में चला आया और मेरे बिस्तर पर लेटकर मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाने लगा। वो जितना मेरे करीब आ रहा था, मुझे उतनी ही घुटन महसूस हो रही थी। मैं आंखें बंद किए लेटी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने मुझसे बातें करना तर्क नहीं की थी, बल्कि वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा था। मैंने अचानक ही उसका हाथ झटक दिया और उससे कहा कि मैं थोड़ी देर सुकून से सोना चाहती हूँ। अमार ने मेरे बदलते हुए रवैये को शायद महसूस कर लिया था। वो बिना कुछ कहे कमरे से निकलकर चला गया, लेकिन मेरे अंदर एक घुटन का एहसास भर गया था। ना चाहते हुए भी मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि मेरी इस बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरा भतीजा ही है। लेकिन उसने मेरे साथ ये सब कब किया था? मुझे इस बारे में कुछ हिलना था। वो तो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। हर रात मुझे खुद अपने हाथों से दूध पिलाया करता था। अचानक ही मेरे जहन में आया था, अमार हर रात मुझे जबरदस्ती अपने हाथों से दूध पिलाता था। कहीं दूध में तो ऐसा कुछ न था कि जिसकी वजह से उसने आसानी मुझे हासिल कर लिया हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिछले 1 साल से मैं अमार को माँ की तरह संभाल रही थी, क्योंकि अचानक ही एक हादसे में मेरे भाई और भाभी का इंतकाल हो गया था। कुदरत ने अमार को जिंदगी दी थी और वो हादसे में बच गया था। मैंने उसी वक्त अमार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी, जबकि मेरा शोहर, जो कि अमार का मामू भी था, वो अमार को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहता था, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। मेरे शोहर ने मुझे समझाया भी था कि अमार अब जवान हो रहा है और एक जवान लड़के को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है, और ऐसा ना हो कि वो कहीं किसी गलत सोहबत में पड़ जाए। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा भतीजा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। मेरे उसी भतीजे ने मेरे एतबार की धज्जियां उड़ा दी थी। रात को अमार मेरे पास दूध का गिलास लेकर आया तो मैंने दूध का गिलास लबों से लगाया, लेकिन एक घूंट भी ना पिया। वो हमेशा मेरे लिए दूध में पिस्ता बादाम का पाउडर मिलाकर लाता था, और उस वक्त मुझे पिस्ते और बादाम की खुशबू से भी घिन आ रही थी। इत्तेफाक से उसी वक्त लाइट चली गई और वो जनरेटर चलाने के लिए कमरे से निकला, तो मैंने फौरन ही दूध का गिलास खाली कर दिया और खाली गिलास हाथ में पकड़कर बैठ गई। मुझे लग रहा था कि अमार दूध में ही मुझे कुछ ऐसा मिलाकर देता है जिसकी वजह से मुझे होश नहीं रहता और वो आसानी से अपनी मनमानी करता है। अमार जनरेटर चलाकर वापस आया तो दूध का गिलास खाली देखकर खुश हो गया और कहने लगा कि आप मेरी बहुत ही अच्छी फुप्पो हैं, आप अपना ख्याल रखेंगी तो मैं भी खुश रहूंगा। बातें मुझे कुछ अजीब ही महसूस होने लगी थी, खासकर वो जिस तरह दूध पीने के लिए मुझे इसरार करता था। जब तक मैं पूरा गिलास खाली न कर देती उसे सुकून नहीं आता था। मैंने खाली गिलास अमार के हाथ में पकड़ाया और खुद आंखें बंद करके लेट गई। अमार दूध का गिलास बावर्ची खाने में रखने गया था और वापसी पर अपने लिए भी दूध बनाकर लाया था। मेरे कदमों में बैठकर ही दूध पीने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने कमरे में क्यों नहीं गया था, लेकिन उस वक्त मेरी रूह फना हो गई जब अमार दूध का गिलास खत्म करने के बाद मेरे ही बराबर में बिस्तर पर लेट गया। वो अपने कमरे में जाने के बजाय रात के इस पहर मेरे कमरे में क्यों मौजूद था? इस सवाल ने मुझे पूरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। अमार के ख्याल में मैं सो चुकी थी, लेकिन मैं आंखें बंद किए लेटी रही थी। मासी का एक एक पल मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। 2 साल पहले मेरे भाई भाभी का एक हादसे में इंतकाल हुआ था और उस वक्त अमार 15 साल का था। मैं अब्बा अम्मा के साथ गाँव में रहती थी। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। अपने भाई भाभी की अचानक मौत की खबर ने मुझे तोड़ कर रख दिया था और भाई भाभी की वफात के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मेरा भतीजा इस दुनिया में अकेला रह गया है। अम्मा अब्बा ये चाहते थे कि वो अमार को अपने साथ गाँव में रखें, लेकिन अमार की पढ़ाई गाँव में रहकर बर्बाद हो जाती। मेरा भाई हमेशा से अमार को अच्छी तालीम दिलवाना चाहता था। भाई भाभी अमार की पढ़ाई के लिए ही शहर में शिफ्ट हुए थे, इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं अमार के साथ शहर में रहूंगी और उसकी पढ़ाई का नुक्स नहीं होने दूंगी, जबकि मेरे अम्मा अब्बा गांव में ही थे। मेरी उम्र 23 साल थी और मैं अभी तक कुंवारी थी। अमार 15 साल का था। अमार की खातिर मैंने गांव की जिंदगी को खैराबाद कह दिया और खुद अमार के साथ अपने भाई भाभी के घर रहने लगी। लेकिन लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी, क्योंकि अमार का मामू तैमूर अमार की वजह से हमारे घर आता जाता रहता था। उसकी वजह से मुझे कोई मसला न था, लेकिन लोगों ने मेरे किरदार पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी थी। जब तैमूर को इस बात का एहसास हुआ तो तैमूर ने खुद ही मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और वो कहने लगे कि इस तरह अमार का मुस्तकबिल बर्बाद होने से बचाएगा और हम दोनों भी एक साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। तैमूर में ऐसी कोई बुराई न थी कि जिसकी वजह से मैं शादी के लिए इनकार करती, और इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती थी कि हम दोनों की शादी से अमार का मुस्तकबिल हमेशा के लिए महफूज हो जाता। मैंने तैमूर के साथ शादी कर ली थी और दुनिया वालों की जुबान पर भी ताला लग गया था। अमार भी हमारी इस शादी पर बहुत खुश था। अमार के नाना और तैमूर मिलकर एक बहुत बड़ा कपड़े का कारोबार चलाते थे और अब सारा कारोबार तैमूर के हाथ में था, और इसीलिए उन्हें कारोबार के सिलसिले में परदेश जाना पड़ा था। तैमूर को गए हुए 5 महीने हो गए थे और इन 5 महीनों में वो हर दिन फोन करके मेरी और अमार की खैरियत मालूम किया करते थे। लेकिन मुझे क्या खबर थी मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मेरा भतीजा इस कदर गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। अमार मेरे साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था और मैं सोच रही थी कि मैं अमार की जिस मोहब्बत को भतीजे का प्यार समझती थी वो दरअसल मोहब्बत नहीं बल्कि हिवस परस्ती है। अमार ने हमारे रिश्ते को पामाल किया था। मैंने सोचा था कि आज मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी और अपनी बर्बादी का जवाब मांगूंगी। मुझे लेटे हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अमार के वजूद में कोई हरकत न हुई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सो चुका हो। इससे पहले कि मैं उठकर अमार को चेक करती, मेरे कमरे का दरवाजा खुला था और एक साया अंदर आया था जिससे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती थी।
पल भर में ही मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, मेरी सांसें थम चुकी थी। अमार मेरे बराबर में गहरी नींद सो रहा था और अब मुझे इस बात का यकीन हो चुका था। कमरे में आने वाला शख्स मेरे बराबर में आकर बैठ गया था। मेरी गालों पर हाथ फेरते हुए वो मुझे बच्चे की मुबारकबाद दे रहा था। उसके ख्याल में मैं गहरी नींद सोई हुई थी, लेकिन दर हकीकत में उसका घुनावना चेहरा देख रही थी। मैं अमार से जायदाद छीनकर जान छुड़वाना चाहता था, लेकिन तुम खुद मेरे सर पर आकर मुसल्लत हो गई, इसलिए मैं तुम दोनों से जान छुड़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी बहन और तुम्हारे भाई की गाड़ी के ब्रेक फेल करके तुम्हारे भाई और अपनी बहन को मौत के घाट उतारा था। मुझे लगा था कि मेरी बहन और बहनोई इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो अमार से जायदाद लेना मेरे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया, बचाए इसके कि अपने भतीजे को अपने साथ वापस गांव लेकर जाती और मेरी जिंदगी को आसान करती। तुमने तो हमारे ही घर में बसेरा कर लिया। जिस जायदाद को पाने के लिए मैंने अपनी बहन की जान ले ली, तुमने उसका हसूल मेरे लिए मुश्किल बना दिया। मुझे तो लगा था अमार तुम लोगों के साथ गाँव चला जाएगा और सारा कारोबार और जायदाद मेरी हो जाएगी, जो कि बाबा ने मेरी बहन के नाम कर दी थी। लेकिन तुम दोनों फुप्पो भतीजे मेरी जिंदगी के लिए मुसीबत बन गए। अगर अमार इसी तरह शहर में रहकर तालीम हासिल करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वो बाबा की दी हुई जायदाद पर काबिज रहेगा। कल सुबह जब मैं घर लौट कर वापस आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मैं परदेश से लौट आया हूँ, तो तुम मुझे अपनी हामला होने का बताओगी और मैं तुम्हें तुम्हारे भतीजे के साथ मिलकर इस घर से निकाल दूंगा। तुम खुद भी अपने ही भतीजे को मुजरिम समझोगी और रोती पीटती हमेशा के लिए इस घर से दफा हो जाओगी। मैं अमार को भी खाली हाथ घर से बाहर निकाल दूंगा, उसकी तालीम भी अधूरी रह जाएगी और जब उसके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा तो वो मुझसे जायदाद का हिस्सा मांगने की जरूरत भी नहीं करेगा। कल की सुबह तुम्हारी और तुम्हारे भतीजे की रुसवाई की सुबह है, क्योंकि तुम दोनों को दुनिया के सामने इस बात का जवाब देना है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम कैसे अपने भतीजे से हामला हुई हो। 5 महीने में अपने ही घर से दूर रहा हूँ। अब वो वक्त आ गया है जब सारी जायदाद मेरी हो जाएगी और तुम दोनों यहाँ से रुसवा होकर निकल जाओगे। मेरे बालों में हाथ फेरते हुए तैमूर का एक जोरदार कहका गूंजा था और मेरी रूह फना हो गई थी। मेरा शोहर जो मेरा मुहाफिज था, दर हकीकत उसने ये रिश्ता मुझे और मेरे भतीजे को बर्बाद करने के लिए बनाया था। वो मेरे भाई और भाभी का कातिल था, क्योंकि वो उनकी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन मैंने शहर में रहने का फैसला करके उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया था और उसी का बदला लेने के लिए तैमूर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अमार तो मेरे बिस्तर पर ही गहरी नींद सोया हुआ था। वो मासूम तो हर बात से बेखबर था और मैं उसे ही अपना मुजरिम समझ बैठी थी। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि जो दरिंदा मेरे भाई और अपनी सगी बहन को जायदाद के लालच में कत्ल कर सकता है, वो मुझे और मेरे भतीजे को भी नुकसान पहुंचा सकता था। मैं जान गई थी कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि मेरे ही शोहर का है, जिसे वो अपने मकासद के लिए नाजायज करार देना चाहता है। तैमूर कुछ देर कमरे में ही रहा और उसके बाद वापस चला गया। मैं जानती थी कि अब वो सुबह लौटकर वापस आएगा और मुझे और अमार को बदनाम करेगा। मेरे भाई और भाभी इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन मैं अपने भतीजे को तैमूर जैसे दरिंदे से बचा सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने तैमूर के वापस आने से पहले ही पुलिस को फोन करके अमार को सच बता दिया था और जैसे ही तैमूर लौट कर घर आया तो पुलिस वालों ने उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लिया। मेरे भाई और भाभी के कत्ल के खिलाफ मैंने तैमूर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था। तैमूर को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। ये जो जाल उसने बहुत ही चालाकी से फैलाया था वो खुद ही उसमें फंस गया था। तफ्तीश का आगाज हुआ तो पुलिस की जरा सी मार पर ही तैमूर ने सारा सच बोल दिया था और पुलिस को सबूत जमा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था और ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि जायदाद मेरी भाभी के नाम पर थी, जिसे हासिल करने के लिए तैमूर ने इतना भयानक मंसूबा बनाया था। अगर मैं पहले ही दिन अमार को लेकर गांव वापस लौट जाती तो ना तैमूर का सच कभी खुलता और वो बहुत ही आसानी से अपनी बहन की जायदाद को हड़प कर जाता। लेकिन अमार को पढ़ाने की गर्ज से शहर में रुकना तैमूर के लिए मौत का फंदा साबित हुआ था। उसका पहला मंसूबा तो कामयाब हो गया था, लेकिन दूसरा मंसूबा पूरी तरह नाकाम हुआ था। तैमूर ने इस बात का भी इतराफ किया था कि उसने पिस्ते और बादाम के पाउडर में नींद की दवा मिला दी थी, क्योंकि वो जानता था कि मैं और अमार दोनों ही दूध में पाउडर मिलाकर पीते हैं। तैमूर रोजाना अमार को फोन करके कहता कि अपनी फुप्पो को दूध पिलाए बगैर ना सोना, क्योंकि अब वो तुम्हारी माँ की जगह है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है। अमार अपनी मामू की बात मानकर जबरदस्ती मुझे दूध पिलाता और मेरे सोने के बाद खुद भी दूध पीकर सो जाता और इसी बात का फायदा उठाकर मेरे पास चला आता था। मैं अमार को अपना मुजरिम समझ बैठी थी, इसलिए मैंने हाथ जोड़कर अमार से माफी मांग ली थी। अमार मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करता था और उसने मुझे गले से लगाकर माफ कर दिया था। तैमूर को उम्र भर कैद की सजा हो चुकी थी। वो जायदाद जिसे पाने के लिए तैमूर ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी थी, उसी जायदाद ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। तैमूर मेरा शोहर था और उसके जेल जाने के बाद सारी जायदाद मेरे हवाले हो गई थी। अमार पढ़ाई के साथ साथ कारोबार भी देख रहा था। मैं अभी भी हामला थी। मेरे बच्चे का बाप एक मुजरिम था, लेकिन इसमें मेरे बच्चे का कोई कसूर न था, इसलिए मैं उसे इस दुनिया में लाकर अमार के साथ उसकी परवरिश करना चाहती थी। तैमूर अगर चाहता तो अपने हिस्से की जायदाद के साथ एक पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने बहन के हिस्से की जायदाद पर कब्जा करने के चक्कर में ना सिर्फ अपनी ही बहन की जान ली, बल्कि अपनी जिंदगी को भी जहन्नुम बना लिया। कभी कभी जो दिखाई देता है वो बिल्कुल भी सच नहीं होता। बेज़ाहिर मेरा भतीजा मेरी इज्जत का लुटेरा नजर आ रहा था, लेकिन वही आज मेरी इज्जत का मुहाफिज बन चुका था। दुनियावी दौलत की खातिर
تیمور نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کر ڈالی تھی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے پاس موجود وسائل میں ہی خوش رہنا سیکھے، کیونکہ اسی میں ہی سکون ہے۔ اس کے علاوہ اپنی بہنوں کو عزت دینا سیکھے، ان کے حصے کی جائیداد بغیر خیانت کیے انہیں دی جائے تاکہ اللہ بھی خوش ہو اور بہنیں بھی آپ کو دعائیں دے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین بھی ظلم سے حاصل کرے گا، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسے ہی مزیدار کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔